नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम कल्याणी में। देखा आप, कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इन्हें ना खाने की पड़ी है। खा खा के सेहत देख रहे हैं आप कैसी हो रही है। जब देख जब बस खसर पसर कर के बहाने चाने। अब आपने तो खुद ही देख रहा है, जब से जी आई है ना रामदेही हम तो सूख के कांटो हो गए। अच्छा, तो जब से मैं आई हूँ आप सूख के कांटा हो गई हैं। हाँ। दर्शकों, इतना मोटा ताजा कांटा कभी आपने देखा क्या कहीं? और वैसे आप ये खा क्या रही हैं? वो का है ना कल्याणी, कितना नक्सो डिंगरा गोरा चीख रहा है। इतना सारा गुड़ ये चखने के लिए लाई हैं आप? हे भगवान, तो फिर खाना क्या होगा? और ये गुड़ आप लाई कहाँ से है? वो का है ना कल्याणी, तुम्हारी भी सुशीला है ना, हाँ, उनके बच्चा हुए 12 है, सो वही खिलाने लड़गन खिलाने लाए। अच्छा, तो आप वहाँ होके आ रही हैं? हाँ। हाँ, ये अच्छा किया आपने, पता मुझे जाना था वहाँ पे। तो अब आप तो देखी आई होंगी, प्रसव की सारी तैयारियां हो गई उनके यहाँ? तैयारी का जिते पता है तो सो हो गई। ये तैयारी की है आपने प्रसव के लिए? हे भगवान, जितना पता था का क्या मतलब? कितनी बार तो हमने बताया कि प्रसव हमेशा अस्पताल में ही कराना है, संस्थागत कराना है। क्या बुआ, डॉक्टर को हम घर घर तो लेके जाते हैं बताने के लिए कि प्रसव हमेशा संस्थागत करवाएं। घर घर कब है? हे भगवान, आपको याद ही नहीं है? चलिए एक काम करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने संस्थागत प्रसव पे क्या बात की थी, है ना? आइए दर्शकों, बुआ जी के साथ साथ हम सब देखें कि हमने गांव में जाकर संस्थागत प्रसव के बारे में क्या बात की थी। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हम लेकर आए हैं आज डॉक्टर को आपके द्वार, और इसके लिए हम हैं ग्राम बिलखिरिया में। अरे भाई कहाँ है हम लोग? चैन नहीं है इनको भी। कैसे हो? हम हैं आज ग्राम बिलखिरिया में। बिलखिरिया में तो राम राम कर ले सबको। हाँ, कर ले। बिलखिरिया ग्राम वासियों को सबको बुआ जी की राम राम। कैसे हैं? चलो बढ़िया, कार्यक्रम आगे बढ़ाओ भाई। नहीं नहीं, और कुछ बोलना हो तो और कुछ भी बोल लो। बोलो बोलो। तो दर्शकों, मैं बता रही थी कि हम हैं ग्राम बिलखिरिया में और आज हम बातचीत करेंगे संस्थागत प्रसव पर। और दर्शकों, आपको तो पता ही है कि हमारा आज का विषय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं इतनी जागरूक हो गई हैं, उसके बाद भी शायद अशिक्षा की कमी है या जागरूकता का अभाव है कि अभी भी संस्थागत प्रसव को लेकर उतनी जागरूक नहीं है। और प्रतिवर्ष ना जाने कितनी महिलाएं संस्थागत प्रसव के अभाव में, सही जानकारी और सही सुविधाओं के अभाव में जन्म देते समय बच्चे को मौत के मुंह में चली जाती। इसलिए आज हम बातचीत करेंगे संस्थागत प्रसव पर, और इस बातचीत में हमारा मार्गदर्शन करेंगी डॉक्टर बासंती साहू जी और ब्लॉक पंदा की परियोजना अधिकारी संतोष भार्गव जी, और उसके साथ ही हमारे साथ हैं कुछ आशा कार्यकर्ता। तो आइए हम आज की अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि संस्थागत प्रसव क्यों जरूरी है? जैसे कि सभी माताएं बहनें जानती हैं कि जन्म देना, जब बच्चे को, शिशु को जन्म देती है कोई भी माता, तो उनसे होने वाले खतरे और उनसे होने वाली जो जटिलताएं होती हैं, उनके दौरान उसके होने के कारण कितनी सारी माताओं की मृत्यु शिशु को जन्म देते समय हो जाती है, और कई बार जन्म दे भी देती हैं तो शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो शिशु की मृत्यु को बचाने के लिए, शिशु की मृत्यु को कम करने के लिए और माताओं की मृत्यु को कम करने के लिए हमें संस्थागत प्रसव बहुत ज़रूरी है। संस्थागत प्रसव से होने वाली फ़ायदा या जो मतलब हमारी सुविधाएं हैं वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से संस्थागत प्रसव करवाने वाली महिलाओं को हमारे अस्पतालों में सुविधाएं मिलती हैं, और एक अच्छा स्वस्थ बच्चे का जन्म मरीज सुरक्षित हाथों में, कुशल नेतृत्व में देती है। मेरा नाम मीना प्रजापति है। मैं डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे ही गर्भ का पता चलता है तो कितनी जांच करानी चाहिए और जांच कराना क्यों जरूरी है? प्रसव पूर्व जांच, जिसको हम एंटीनेटल चेकअप कहते हैं, इसके लिए जब आप अस्पताल में आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपका एक जच्चा बच्चा कार्ड हम बनाते हैं। जच्चा बच्चा कार्ड पे आपकी फिर नियमित जांचें होती हैं। जब भी आप जांच के लिए आते हैं, हम उस पर आपका रिकॉर्ड हमेशा बनाते हैं। आपका वजन कितना हुआ, किस निर्धारित मात्रा में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर सामान्य है या नहीं है, खून की जाँच आपकी क्या है, और कोई आपको और कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं है। ये सब हमारी
जो जांचें होती हैं आपके जच्चा बच्चा कार्ड पर रिकॉर्ड होती हैं। और कभी अगर कोई परेशानी होती है, अचानक से कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको किसी दूसरे अस्पताल में जाना पड़े, तो वो जो कार्ड आप लेके जाती हैं, उस कार्ड से दूसरे डॉक्टर को, दूसरे स्वास्थ्य जो सेवाएं आपको दे रहा है, उसको सारी आपके बारे में जानकारी मिल जाती है। इसलिए कार्ड बनवाना, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पूरे 9 महीने के गर्भकाल में आपको कम से कम 3 बार एंटीनेटल चेकअप कराना है, जिसे हम प्रसव पूर्व जाँच या एंटीनेटल चेकअप कहते हैं। तो मीना जी, समझिए आप कि प्रसव पूर्व जांचें कराना क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे आपके बच्चे की क्या स्थिति बन रही है या कोई परेशानी तो नहीं है, उन सब की नियमित जानकारी मिलती रहती है। साथ ही साथ वो जो कार्ड होता है उस पे आपकी सारी जानकारियाँ अंकित रहती हैं, जिससे कि यदि आप कभी डॉक्टर बदलें या दूसरे अस्पताल जाएं तो आपकी पुरानी जो भी रिकॉर्ड हैं वो उस डॉक्टर को मिल सकें और आपकी जाँचें आगे सुचारू रूप से चल सकें। तो चलो बुआ, अब वापस स्टूडियो चलते हैं। क्या कहती हो बुआ, अब याद आया कि अभी भी याद नहीं? राम दी कल्याणी, अब तो याद आ गई। यानी कि अब आपकी याददाश्त वापस आ गई है। हाँ कल तो एक बात और पूछ लेती हूँ आपसे, को आशा याद है कि वो भी भूल गई? अरे नौने आशा को कैसे भूल सकत, बेटा में रोज मिलती। हे भगवान, मैं आपकी पड़ोस वाली आशा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आशा कार्यकर्ता की। धन्य हो महारानी, धन्य हो, एक जान बचत कर तो जय है। अरे हम तो सोई आशा कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, जो भी खूब अच्छी अच्छी जानकारी देती है। अच्छा, तो आप उसी की बात कर रही हैं। हाँ। तब तो फिर आपको ये भी पता होगा कि ये जो आशा कार्यकर्ता हैं, ये स्वास्थ्य केंद्र और गांव की महिलाओं के बीच में एक संयोजक कड़ी का कार्य करती हैं। क्योंकि गांव की महिलाओं को कितनी जांचें करानी है, किस समय करवानी है, कितने टीके लगवाने हैं, यही तो देती हैं सारी जानकारी गांव की महिलाओं को। अच्छा, तो इतनी सारी बात मैंने आपको बताई। अब एक काम और करती हूँ, मैं आपको ऐसी ही एक आशा कार्यकर्ता से मिलवा देती हूँ। तुमने किए पूछ जल्दी मिलवा। दर्शकों, आइए हम मिलते हैं ग्राम खरसोद खुर्द की आशा कार्यकर्ता कृष्णा परमार से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में आशा कार्यकर्ता का चयन किया गया है। इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तारतम्य में आज हम आपको ले चलते हैं जिला उज्जैन। यहाँ पर आपको सर्वप्रथम मिलवाते हैं रश्मि जोशी से, जो मीडिया प्रभारी IEC ब्यूरो हैं। इन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। आशा के कार्य के संबंध में इन्होंने बताया, आशा प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हमारा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशाओं को चुना गया है। एक ग्राम से एक आशा बनाई गई है और ये आशा हमारी बहू के रूप में है, जिसके की शादी होके वो नहीं जा सकती, उसी गांव में रह के अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगी और समाज और परिवार में गांव स्तर तक अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ा पाए। इस कारण से आशा प्रशिक्षण को चालू किया गया है कि हमारे यहाँ पर एक कृष्णा परमार जो खरसोद खुर्द में आशा कार्यकर्ता के रूप में है और ये जब से सेवाएं दे रही, कम से कम इनको 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं वहाँ पे। और ये फर्स्ट जब हमने ट्रेनिंग चालू किया था उसमें ये फर्स्ट बैच में आके और ट्रेनिंग लेके गई है और इसके बाद से हम देख रहे हैं कि वहाँ का संस्थागत प्रसव भी बढ़ा है और इसके पश्चात ही वहाँ की गाँव वालों की जो समस्याएँ थी स्वास्थ्य के संबंध में, वो ये अस्पताल बड़नगर तक ले जाकर या जिला चिकित्सालय उज्जैन तक लाकर उनको सुविधाएं प्रदान कर रही है जो स्वास्थ्य के संबंधित हैं और काफ़ी अच्छा ये काम कर रही है, जिससे कि गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है और समाज और परिवार आशा को उस दृष्टिकोण से ले रहे हैं कि आशा हमारे स्वास्थ्य के संबंध में बहुत कुछ सुधार कर सकती है और इसका पूरा सहयोग कर रहे हैं वो वहाँ। उज्जैन जिले से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम खरसौद खुर्द। यहाँ की आबादी लगभग 3500 है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। इस गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2006 में आशा कार्यकर्ता का चयन किया गया। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं यहाँ की आशा कार्यकर्ता कृष्णा परमार से, जिन्होंने वर्ष 2006 में प्रशिक्षण लेने के बाद अपने गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया है। समय समय पर गांव की गर्भवती महिलाओं को एकत्रित कर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देती हैं। मारा नाम कृष्णा है। मैं खरसोद खुर्द में पहला हमारी शादी गढ़गारे हुई थी, फिर वहाँ हमारा घर वाला शांत हो गया। टीबी बीमारी थी, 3-4 साल से बीमार था। फिर शांत हुआ बाद मैं मायके आई गई थी। फिर जिना बाद मैं
मजदूरी करती थी। मजदूरी करवा में फिर मजदूरी करती थी। फिर थोड़ी बहुत आस पड़ोस वाला बोलियो कि थोड़ी पढ़ाई कर ले। मैं 8वीं तक बनी रखी थी। फिर मैं पढ़ाई शुरू करी और 10वीं की परीक्षा दी। 10वीं की परीक्षा दी था बाद फिर मैं चूड़ा चूड़ी की दुकान लाखी और सिलाई मशीन करी। और सिलाई मशीन करे बाद फिर फार्म भरियो 12वीं को। और 12वीं बाद परीक्षा 12वीं की दी। मैं 12वीं पास करी। मैं गांव में गई और सबके घर सर्वे करा और 150-200 डिलीवरी गांव में करवा दी है और उनको सबको फ़ायदा दिलवा दिया है। और सबको फ़ायदा दिलवाने के बाद टीटी ऑपरेशन की सलाह भी देती हूँ। जो परिवार में जो योजनाएं रहती है उनकी भी सलाह देती हूँ कि 2 बच्चे के बीच में कोई भी फ़र्क रखना, 3 साल का फ़र्क रखना, ऐसा गांव में बोलती भी हूँ। और 50 एक टीटी भी करवा दिए गांव में और 2 वीटी करवा दिए। गांव में जाती हूँ तो सब लोग को बोलती हूँ कि महिलाओं को बोलती हूँ कि तुम टीवी पे कल्याणी कार्यक्रम देखा करो और जो स्वास्थ्य रहना चाहती हो तो कल्याणी कार्यक्रम में सभी बताते हैं, तो उसी कार्यक्रम को आप टीवी पे देखा करो। गांव की गर्भवती महिलाएं अब अस्पताल में जाकर प्रसव कराने लगी हैं। आइए हम जानते हैं उनके विचार। वो जो पहला कृष्णा बहन आशा कार्यकर्ता है इस गांव में नहीं थी, उसके पहले डिलीवरी घर पे ही मर जाती थी और बहुत टाइम लगता था। दही आती थी, बच्चा बच्ची खराब हो जाता, बच्चा बच्ची भी मर जाता। और अब क्या है, कृष्णा बहन अस्पताल में ले जाती है, साथ में चलती है, कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल किसी भी साधन मिल जाता साथ में और हमको बनकर ले जाती है। बनकर ले जाने में बच्चा बच्ची भी अच्छा होता है और डिलीवरी की भी संभाल होती है और सब तरह की हमें मतलब फ़ायदा मिला है। हमारे 3 लड़की ने 1 लड़को है। 2 लड़कियां हमारे घरे गई और तीसरी लड़की की टाइम पे मैं सूजी गई थी। तो फिर दाई माँ ने बुलाया तो भी दाई माँ बोले कि कोई नहीं कि कोई बच्चा बच्चे ऐसा रहे है कि उन्हें वास्ते माँ सूजी जाए। तो हमारा क्यों हुआ ठीक है, हमारा भरोसे में बैठा रहा। फिर पुराना जो लोग है भी बोले कोई बच्चे बच्चे ऐसा रहे हैं, हमारे भरोसे बैठा रहा। फिर ज़्यादा सूजवा लगी, पूरी सूजी। फिर सिस्टर ने भी पूछो तो सिस्टर ने बोला कि आप बनने कर बताओ। फिर हमारे बुआ सासू आया, बोला कि हमारे सासू जी थोड़ा अस्पताल थी डरे तो भी बोला कि बुआ जी आप ले जाओ। तो फिर हमारे बुआ जी और हम अस्पताल गया बढ़ने घर। फिर सिस्टर चिल्लाई भी सही और फिर बड़ी डॉक्टर ने भर्ती करी। फिर वहाँ दूसरे दिन लड़की हुई सुबह 7 बजे। फिर मैं बेहोश हुई। फिर बाद में कहीं वो मन पता नहीं। फिर डॉक्टर ने बोलो कि खून की बाटल चढ़ेगा। तो फिर खून करने को भी नहीं मिलो। फिर लड़का के पप्पा को मिलो खून। फिर एक बाटल होना खून दी दो। फिर वो खून चढ़ो एक बाटल जब जाता कि मन होश आयो। अगर मैं घरे रहती तो मरी जाती या बच्चे बच्चे मरी जाए, कोई भी मरी जाता। अब आनी लड़का के टाइम पे बेन आशा कार्यकर्ता होनी है। फिर आना से हम सलाह लेता रहा। फिर हम टीवी पे भी देखा कार्यक्रम और कल्याणी भी मैं हमेशा रोज़ देखूँ। तो फिर आना बेन ही सलाह ली दी। मैं दूसरे तीसरे दिन चौथे 3 बार या चेकअप करवायो। फिर बोला कि डिलीवरी भी अच्छी है, बच्चों बच्ची भी अच्छो है, आप अस्पताल में डिलीवरी कर लो। फिर कृष्णा बहन ने हम ले गया साथ में। फिर कृष्णा बहन आया, फिर हमारी डिलीवरी अस्पताल में हुई। यहाँ की सरपंच का मानना है कि आशा कार्यकर्ता के आने से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। जब से आशा कार्यकर्ता नियुक्ति करी, जब से हमारा गांव में एक भी गांव में जापा नहीं हो रहा, सारा जापा अस्पताल में है। कृष्णा परमार द्वारा अभी तक 200 से ज्यादा महिलाओं का प्रसव संस्थागत हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं जब खरसौद खुर्द स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में प्रदेश में अव्वल होगा। करता आवे माने लाज मारा मारू जी हो राज, मारा पीयू जी हो राज, मारा मारू जी हो राज। नानी वाता करता आवे माने लाज, 12 वीघा धरती ने छोरा वैया 4, 12 वीघा धरती ने छोरा वैया 4, 3-3 वीघा पाती आई, कैसे चले संसार मारा मारू जी हो।
मातृ मृत्यु दर कैसे कम की जाए, इस पर परिचर्चा आयोजित क्यों न कर लें। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले करते हैं और हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर तारा सक्सेना जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति बनावी जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ हैं महिला एवं बाल विकास में पर्यवेक्षक नीलिमा श्रीवास्तव जी का, और हमारे साथ हैं कल्पना जोनाथन जो कि भी पर्यवेक्षक हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमारे साथ ढेर सारे दर्शक हैं, हर आयु वर्ग के दर्शक हैं, और उन सभी की आज हम राय जानेंगे कि वे क्या जानते हैं और क्या कहते हैं, क्या समझते हैं मातृ मृत्यु दर के बारे में। नीलिमा जी, मुझे ये बताइए कि आप एक पर्यवेक्षक हैं, आप क्या समझाइश देती हैं लोगों को कि महिलाओं को प्रसव सुरक्षित करवाना चाहिए, क्या क्या आप जानकारियाँ देती हैं महिलाओं को? देखिए, महिला बाल विकास विभाग जैसा कि नाम से जाहिर है, हम महिलाओं को शुरू से उन पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई महिला गर्भवती है तो हम सबसे पहले उसको आंगनवाड़ी में पंजीकृत कराने की सलाह देते हैं। जैसे ही उसका पंजीकरण होता है, हम उसको पोषण आहार के लिए उसको मार्गदर्शन देते हैं कि अपने खाने के अतिरिक्त, घर के भोजन के अतिरिक्त वह अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर आती है और उसके अलावा वो पोषण आहार लेती है। इसके अलावा हम उसको वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण की सुविधा देते हैं। साथ साथ में जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो भी महिलाएं हैं वो जाती हैं तो उनको गृह भेंट के दौरान गर्भवती माता को और उनकी जो सासू जी हैं या उनके जो आस पड़ोसी हैं उनको समझाने का प्रयास करती हैं कि उनको के लिए क्या क्या करना चाहिए। महिला मंडल करते हैं, उस दौरान भी हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, कुपोषण से बचने के लिए पोषण आहार के बारे में आप क्या क्या जानकारियाँ देती हैं लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को? कल्याणी जी, हम पहले तो महिला जैसे ही गर्भ अवस्था का पता चल जाता है तो हम उनका पंजीकरण करते हैं, और पंजीकरण करके टीकाकरण सबसे पहली सलाह है कि डॉक्टर को दिखाएं और आयरन फोलिक एसिड की गोलियां खाएं, 2 टीके लगवाएं। और हम अपने तरफ से उनका हर महीने वजन तौलते हैं और हरी सब्जी संतुलित आहार के बारे में पूरा बताते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए। और घर में भी कौन से कम लागत के, गांव की कमज़ोर महिला रहती हैं, गरीब तबके की रहती, तो उनसे बोलते हैं कि कम लागत में और कौन कौन से आहार तुमको लेना चाहिए और कितना आराम करना चाहिए, ये हम सब समझाते। अब हमें तो तुम्हारी बात मानने पड़त, कैसे कि इनके हाथ की ताती ताती जो खाने, लेकिन वे दूर बैठे दर्शक तुम्हारी बात मानत है, जो कैसे पता? बुआ, इसको भी हम पता करते रहते हैं, क्योंकि हम जाते हैं उनके पास, उनके गांव और उनके घर, और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने हमारा कार्यक्रम देखा कि नहीं, और देखा तो क्या सीखा। कैसे? अरे ऐसे कि बच्चा हो या बच्ची, उसमें कोई भेदभाव ना रखना चाहिए। जब तक उन 18 वर्ष के ना हो तब तक उनकी शादी नहीं करना चाहिए। अगर शादी करेंगे तो उनको तकलीफ़ें होंगी। लड़की की उम्र 18 वर्ष की हो तभी उसकी शादी की जाए, क्योंकि उसकी जब तक वो 18 वर्ष की नहीं होगी तब तक उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा। और लड़के की 21 वर्ष की, क्योंकि उसका भी यही हाल होता है, वो भी अपने शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष की उम्र में ही शादी करना चाहिए। कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों माँ बाप की संतान है। और मान लो अगर माँ को एक से दूसरी लड़की हुई तो सास उस पर बरसती है, कहती है लड़की है, मगर उसमें औरत का कुछ भी दोष नहीं होता, उसमें माता पिता दोनों जिम्मेदार रहते। और उसमें दोनों संतान को एक समान रखना चाहिए, क्योंकि एक साथ खाना, एक समान खाना, एक साथ पढ़ाना लिखाना चाहिए। उनको कोई भी फर्क नहीं करना चाहिए बेटा बेटी में। गर्भवती महिला को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसे वजन न उठाना चाहिए और समय पे जांच करवाना चाहिए। और जांच करवाने के बाद बच्चे का और माता का ध्यान रखना चाहिए। जब माता में और बच्चे में कोई भेदभाव न रखना चाहिए, बच्चा हो या बच्ची हो, उसमें कुछ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद जैसे भी डॉक्टर सलाह दे, उसके आधार पर उसको मतलब नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उस खान पान का ध्यान रखना चाहिए और टाइम पे मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये दैया, इनके पास तो हर बात को जवाब है। बिल्कुल, ऐसे ही तो मेरा नाम
कल्याणी नहीं है। तो कल्याणी जी इतनी बैठी बात है मैं ठोलत रहने कि घरे भी चलने। बिल्कुल चलेंगे बुआ, समय का तो हम हमेशा ही ध्यान रखते हैं। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।